हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। अभी पूरे भारत में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा चल रहा है। इस पखवाड़े के दौरान सरकारी कार्यालयों में, विशेषकर केंद्र सरकार के कार्यालयों में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यालयों में राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजभाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया गया है। वीडियो में सभी महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। मनाया तो जाता है 14 सितंबर को, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। तो 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कब से? तो 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 5, भाग 6 एवं भाग 17, ये तीनों भाग में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 5, भाग 6 एवं भाग 17। भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, जो ऊपर आपने पढ़ा कि भाग 5 में, तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में एवं भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क, ख एवं ग क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजभाषा 1976 में जो भारत में जितने भी राज्य और या संघ प्रदेश हैं, राज्य एवं जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है भाषा के दृष्टि से, क, ख एवं ग। तो उसमें कौन कौन है? तो क में आता है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सब राज्य हो गए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, कुल 11 है इसमें। ख क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ये तीनों राज्य हैं, तथा चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो कुल इसमें 6 हैं। और ग क्षेत्र में कौन आते हैं? तो जो बाकी जो बच गए शेष सभी राज्य, संघ शासित प्रदेश जो भी बच गए, वो ग क्षेत्र में आते हैं। तो भाषा की दृष्टि से ये बांटा गया है। क में मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र है। ख में है जो थोड़ा हिंदी कम जानते हैं, वहाँ भी हिंदी चलता है लेकिन थोड़ा कम चलता है। और ग में अहिंदी भाषी क्षेत्र है। मूल संविधान के 8वीं सूची में कुल कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे। जो मूल संविधान था उसके 8वीं सूची में सिर्फ 14 भाषा थे। वर्तमान संविधान के 8वीं सूची में कुल कितने भाषा हैं? थे लिखा हुआ है कितने अभी? तो 22 भाषा हैं। 8वीं अनुसूची के अंत में 8 भाषाएं कब जोड़ी गई? अभी आपने देखा कि मूल संविधान में 14 भाषा थे और अभी 22 भाषा है, तो 8 जो भाषा है वो बाद में जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को जोड़ा गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अभी आपने पढ़ा है इसमें कि कौन कौन से भाग में उल्लेख है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। भाग 5 का अनुच्छेद 120 में जो वर्णन है वह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। उसमें लिखा हुआ है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होगा, लेकिन कोई भी सांसद अगर अपनी बात उस दोनों भाषा में नहीं रख पा रहा है तो अपना क्षेत्रीय भाषा का भी वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष से वो पूर्व में परमिशन ले लेगा। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब विधानसभा, हर राज्य में विधानसभा है तो वहाँ पर भी जो विधानसभा चलेगा वो हिंदी या अंग्रेजी में चलेगा, लेकिन वहाँ भी अगर कोई विधायक है और वो अपनी बात हिंदी अंग्रेजी में नहीं रख पा रहा है तो क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी बात को रखेगा, लेकिन वहाँ अध्यक्ष से पूर्व परमिशन वो ले लेगा। एवं भाग 17 का अनुच्छेद 343 से 351 में भी राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343(1) क्या है? अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, सारे प्रश्न उपयोगी हैं और सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 343(1) क्या है? तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये जो 1 2 3 हम लोग लिखते हैं वो भारतीय अंकों का ही अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी के अंक नहीं है, वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है।
राजभाषा के संबंध में आयोग एवं विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित किस अनुच्छेद में वर्णन है? मतलब राजभाषा से संबंधित आयोग और समिति गठन किया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है कि आयोग और समिति का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 344 में वर्णन है। 344 के 1 में बताया गया है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और 344(4) में लिखा हुआ है कि राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जो तत्कालीन मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 3 सितंबर 1957 को प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। एक चीज़ याद रखना है, जो पहला था राजभाषा आयोग उसमें बाल गंगाधर खेर है, मतलब कि बीजी खेर, और यहाँ पे जीबी पंत है। वहाँ बीजी था, यहाँ पे जीबी है, तो इससे भी रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितने धारा हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धारा हैं। ये भी पूछता है कुल कितने धारा हैं, तो 9 धारा हैं। डिटेल में आपको पढ़ना है तो कहीं भी इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही सब प्रश्नों को मैंने लिया है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) क्या है? जो राजभाषा अधिनियम है 1963 उसकी धारा 3(3) बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सरकारी कार्यालयों के लिए खास करके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से जारी निम्न दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग में लाई जाएगी। मतलब नीचे जो भी दस्तावेज लिखे हुए हैं नाम, वो जब भी किसी भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय से जारी होगा तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी होगा। अगर सिर्फ हिंदी में जारी किया जाता है तो वो गलत है, या अंग्रेजी में भी जारी किया जाता है तो भी गलत है। मतलब द्विभाषी होना ही है और वो हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। तो कौन कौन सा है? संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचना, निविदा प्रारूप, संसद के समक्ष प्रस्तुत प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र। ये सब जितने भी कागज दस्तावेज हैं हमेशा जब भी जारी होंगे केंद्रीय सरकार के कार्यालय से तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी होंगे। कौन कौन सी धारा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है? राजभाषा अधिनियम में 9 धारा है, तो उसमें से कौन कौन सी धारा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है? तो धारा 6 एवं 7। राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? तो जनवरी 1968 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया है। राजभाषा नियम कब से लागू हुआ है? तो 17 जुलाई 1976। राजभाषा नियम जो पहला है, पहला जो नियम है उसी में तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह 17 जुलाई 1976 से पूरे भारत में लागू होगा। सिर्फ एक राज्य में लागू नहीं होगा। वो राज्य कौन सा राज्य है? तो आगे लिखा हुआ है राजभाषा नियम किस राज्य में लागू नहीं है? तो तमिलनाडु। ये नियम 1(3) के तहत, नियम 1(3) के तहत राजभाषा जो है वो तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। तमिलनाडु के सिवा पूरे भारत में लागू होगा। हिंदी भाषा ज्ञान के अनुसार भारत राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ, ये दोबारा शायद आ गया है। तो आपने देख लिया क क्षेत्र में कौन कौन सा है, ख क्षेत्र में कौन कौन सा है, ग क्षेत्र में कौन कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी पूछ देगा कि बिहार कौन सा भाषा क्षेत्र में है, क में है या ख में है या ग में है, गुजरात कौन सा भाषा क्षेत्र में। तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नियम 5 क्या है? राजभाषा जो नियम है 1976 उसमें नियम 5 सरकारी कार्यालयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और नियम 5 क्या है? हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाएगा। यही नियम 5 है। अगर केंद्र सरकार के कार्यालय में कोई भी पत्र हिंदी में प्राप्त होता है, यहाँ तक कि अगर सिर्फ उसमें हस्ताक्षर भी हिंदी में रहता है, तो उसका जो उत्तर है वो हिंदी में ही देना है। ये अनिवार्य है। कहीं से भी अगर आप आवेदन देते हैं, कुछ जानकारी मांगते हैं, और अगर आपने लेटर इंग्लिश में भी लिखा है और सिर्फ हस्ताक्षर हिंदी में किया है, तो वहाँ से जो जवाब आपको मिलेगा वो हिंदी में दिया जाएगा। ये नियम 5 है। राजभाषा नियम 1976 का नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाएगा। नियम 11 क्या है?
तो केंद्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित मैनुअल, संहिताएं, अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, फॉर्म और रजिस्टरों के शीर्ष, नाम पट, सूचना पट, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर छपे लेख, स्टेशनरी के अन्य मदे आदि हिंदी और अंग्रेजी में होगी। यह नियम 11 कहता है कि केंद्र सरकार के कार्यालय में जितने भी सूचना पट है या फिर लेटर हेड है या लिफाफा पे कुछ लिखा हुआ है, कोई भी वहाँ का रजिस्टर है जो सरकारी रजिस्टर, उसमें जो भी हेडिंग रहेगा वो द्विभाषी होगा। द्विभाषी कहने का मतलब है हिंदी और अंग्रेजी में ही होगा। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु गठित समितियां कौन कौन सी हैं? राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं। ये कौन कौन सी है? तो ये देखिए बहुत सारी समिति है। केंद्रीय हिंदी समिति, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सचिव जो होता है वो राजभाषा विभाग के सचिव होता है। केंद्र में जो राजभाषा विभाग है उसके जो सचिव होते हैं वही केंद्रीय हिंदी समिति के सचिव होते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं या सचिव कौन होते हैं। दूसरा समिति है हिंदी कार्यान्वयन समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं। जो इसमें राजभाषा विभाग के जो सचिव थे यहाँ पे जो हिंदी कार्यान्वयन समिति है उसमें अध्यक्ष हो जाते हैं। हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संबंधित मंत्रालयों के मंत्री। हिंदी सलाहकार समिति जितने भी मंत्रालय हैं सभी में होता है और जिस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति है तो उसके जो संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और उसी मंत्रालय के जो सचिव है वो क्या होंगे? उस समिति के सचिव होंगे। मतलब संबंधित मंत्रालय के मंत्री और संबंधित मंत्रालय के सचिव होंगे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको शॉर्ट में नराकास भी बोला जाता है, यह बहुत ही प्रचलित समिति है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शॉर्ट में बोलते हैं नराकास। यह कहाँ होता है? तो नगर में स्थित, इसका अध्यक्ष कौन होता है? नगर में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के जो वरिष्ठतम अधिकारी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कहाँ होता है? तो वैसे नगर में होता है जहाँ पर ये जो केंद्र सरकार के कार्यालय है, उपक्रम है या बैंक है, ये सारे ऑफिस मिला के जहाँ 10 से अधिक, जिस भी नगर में 10 से अधिक कार्यालय ऐसे हैं वहाँ पर नराकास का गठन होगा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन होगा। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो सारे कार्यालय हैं उसका कोई वरिष्ठतम जो अधिकारी होगा उसी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद है विराकास, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। यह सभी केंद्र सरकार के कार्यालय में होता है। केंद्र सरकार के कार्यालय में, सभी कार्यालय में विराकास का गठन होता है, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन होता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान। उस कार्यालय के जो सबसे मेन होंगे, जो प्रशासनिक प्रधान होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। और सचिव कौन होंगे? सहायक निदेशक राजभाषा के जो भी अधिकारी होंगे, ये हिंदी को जो देखते होंगे वही इसके सदस्य सचिव होंगे। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु एक विशेष अधिकारी का नियुक्ति किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 350 का ख। 350 का ख में बताया गया कि राष्ट्रपति एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके विकास के लिए काम करेगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के अनुपालना की जिम्मेवारी किसकी है? अभी हमने पढ़ा कि जो धारा 3(3) है उसमें जितने भी दस्तावेज का उल्लेख किया गया है वो उसको क्या करना है? हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना है। सिर्फ एक भाषा में नहीं जारी करना है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो ये जिम्मेवारी किसकी है कि हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना है? तो राजभाषा नियम 6 कहता है। राजभाषा जब नियम बनाया गया तो उसका नियम 6 में लिखा हुआ है कि राजभाषा नियम 6 के अनुसार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेजों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाते हैं। मतलब जो वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे उन्हीं की जिम्मेवारी है कि एक बार देख लें वो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना है या नहीं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है?
ऐसे कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा जिसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया हो। हिंदी माध्यम से अगर पढ़ा है, मैट्रिक पास किया है या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा पास किया है तो वह क्या होगा, प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी होगा। या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, या वह इन नियमों में दिए गए प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी अगर कोई भी लिख के देता है कि मैं हिंदी में प्रवीण हूँ, तो उसे भी मान लिया जाएगा कि वो हिंदी में प्रवीण है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय में कितने प्रतिशत पुस्तक हिंदी भाषा में खरीदना अनिवार्य है? केंद्रीय सरकार का नियम है कार्यालयों के लिए कि जो भी अनुदान पुस्तक के लिए मिलेगा तो उससे हिंदी में भी पुस्तक खरीदना है। तो कितना? कुल अनुदान का 50%। अगर 10,000 रुपये का पुस्तक खरीदना है तो उसमें से 5,000 कम से कम जरूर हिंदी का पुस्तक खरीदना है। उससे ज़्यादा होगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 5,000 का मतलब 50% का हिंदी में पुस्तक खरीदना अनिवार्य है। तकनीकी शब्दावली का निर्माण कौन करता है? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वो तकनीकी शब्दावली का निर्माण करता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, शॉर्ट में डॉक्टर DS कोठारी भी बोलते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो है वो पहले अध्यक्ष थे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर अवनीश कुमार। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, और इसीलिए 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द किस भाषा का है? तीनों जो शब्द हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये किस किस भाषा से लिए गए हैं? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, अंग्रेजी शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है, और उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा का है। सेवा पंजी में प्रविष्टियां के संबंध में क्या निर्देश है? सरकारी कार्यालय में जो सर्विस बुक होता है उसमें प्रविष्टि जो भी एंट्री होती है उसके संबंध में क्या निर्देश है? तो क एवं ख क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा पंजी में 100% प्रविष्टियां हिंदी में करनी चाहिए एवं ग क्षेत्र में यथासंभव हिंदी में प्रविष्टि करनी चाहिए। मतलब जो भी सर्विस बुक है उसको हिंदी में ही एंट्री करना है। ग क्षेत्र को थोड़ा छूट है कि चलो वहाँ नहीं समझ में आता है तो अगर अंग्रेजी में भी कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन क एवं ख क्षेत्र में हिंदी में ही करना है। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-21 का वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मूल पत्राचार कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रत्येक सरकारी कार्यालय के लिए प्रत्येक वर्ष एक लक्ष्य रखा जाता है कि जो मूल पत्राचार, जो मूल पत्र हम लोग लिखते हैं सरकारी कार्यालय से, तो कितने प्रतिशत हिंदी में ही लिखना है। तो यहाँ देखिए तीनों क्षेत्र दिया हुआ है। एक तो पहले क क्षेत्र है, तो क क्षेत्र में हम लोग देखेंगे क क्षेत्र से क क्षेत्र को लिखेंगे 100%, क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100%, क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65%। मतलब क क्षेत्र से अगर क क्षेत्र को लिख रहे हैं तो सभी मूल पत्र हिंदी में ही होना चाहिए। क से अगर ख लिख रहे हैं तो भी हिंदी में होना चाहिए, और क से अगर ग में लिख रहे हैं तो 65% हमको हिंदी में लिखना है। बाकी 35% जो बच गया वो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ख क्षेत्र में अगर कार्यालय है तो उसके लिए क्या निर्देश है? ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90%, ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90%, और ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55%। और जो ग क्षेत्र में कार्यालय है उसके लिए क्या निर्देश है? तो ये सभी के लिए 55%। तो कहीं भी पत्र लिखेगा तो कम से कम 55% है उसको हिंदी में लिखना है। बाकी का जो 45% बच गया वो अंग्रेजी में पत्र वो लिख सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।